नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और साथ में फ्रेम में जो सज्जन दिख रहे हैं उनका इन दिनों छत्तीसगढ़ में चर्चा बहुत है। डॉक्टर राज शेखावत नाम है, करणी सेना के प्रमुख हैं और जिस संदर्भ के साथ आए हैं वो संदर्भ सारांश में ये है कि एक तोमर बंधु हुआ करते हैं रायपुर में, जिनको जो अचानक बहुत तेज़ी से सुर्खियों में आए। सुर्खियों में यूँ आए कि पुलिस और एक वर्ग विशेष ने उन्हें बताया कि बहुत बड़े आपराधिक समूह के संचालक हैं या अपराधी हैं। तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, पुलिस ने उनका जुलूस निकाला और उसके बाद करणी सेना सामने आई। डॉक्टर राज शेखावत उसी संबंध में छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि भाई ये गलत है, जितना हो रहा है उतने का विषय नहीं है और अगर इस तरीके से होगा तो हम विरोध करेंगे। 7 तारीख को एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, मैं वही जानने समझने आया हूँ। सर धन्यवाद। सर, ये थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बताइए, करणी सेना के बारे में बताइए। आपको लेकर भी जिज्ञासाएं हैं, क्या है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर राज शेखावत है। मैं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना से हूँ। करणी सेना क्षत्रिय समाज का एक समूह है, एक संगठन है जो भारतवर्ष के समस्त क्षत्रियों को एक मंच पर लाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि छात्र धर्म निर्वहन करना है तो एकता आवश्यक है और लोकतंत्र में सत्ता में जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करना भी हम प्रत्येक जो देश का नागरिक है उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है क्षत्रिय समाज को सत्ता में स्थापित करके छात्र धर्म का निर्वहन करवाना, न्याय अधिकार की जो दायित्व है उसका निर्वहन करना। तो इस उद्देश्य को लेके क्षत्रियों को एक मंच पर लाने का कार्य क्षत्रिय करणी सेना द्वारा सालों से किया जा रहा है और हमें खुशी इस बात की है कि इस भारतवर्ष का क्षत्रिय अब एक मंच पे आना शुरू कर चुका है। क्षत्रिय का मीन्स कि जो सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय है, लेकिन साथ में जो ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय है, क्योंकि यहाँ विभाजन कर दिया गया इन पार्टियों द्वारा। और इसलिए विभाजन क्या है, कहीं वापस ये सत्ता में ना आ जाए, कहीं रियासतें वापस स्थापित ना हो जाए। देखो, लोकतंत्र के रजवाड़े यानी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये लोकतंत्र के रजवाड़े हैं। और राजतंत्र में तलवारों के जोर पे राज स्थापित किया जाता था, लेकिन लोकतंत्र में तो वोट के जोर पे ही होगा, मत के बिना तो कुछ होगा नहीं। इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि क्यों ना क्षत्रिय समाज जो कई भागों में बटा हुआ है उसे एक मंच पे लाया जाए और उन्हें सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाए। और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे। गुजरात में हमने 55 सीटें क्षत्रिय समाज के लिए मांगी थी कि जो भी क्षत्रिय परिभाषा में आता है उसे 55 सीटें दी जाएंगी गुजरात में। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब हमने मूवमेंट शुरू किया तो 45 सीट्स तकरीबन सभी पार्टियों ने हमारे क्षत्रिय समाज को दी, जहाँ हमारी भरपूर संख्या है। मैं ये नहीं कह रहा जहाँ संख्या नहीं है वहाँ दो, जहाँ हमारी भरपूर संख्या है, जहाँ हमारा प्रभुत्व है, जहाँ हमारे वोटिंग राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ आप हमें अवश्य उम्मीदवारी दें। तो ये एक मूवमेंट हमने चलाया था। गुजरात में भी हम सफल रहे, मध्य प्रदेश में हम सफल रहे और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी करीबन 34% क्षत्रिय हैं, क्योंकि यहाँ का जो कुर्मी क्षत्रिय है वो भी हमारा ओबीसी में आने वाला क्षत्रिय हमारा ही भाई है वो। तो 8% वो है जो परप्रांतीय है और यहाँ के जो लोकल्स हैं, लेकिन उसके अलावा जो ओबीसी का लाभ लेने वाले क्षत्रिय हैं उन सभी को भी एक मंच पर लाना ये हमारा दायित्व है। और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जितना भी क्षत्रिय समूह है वो एक मंच पर आएगा और राजनीतिक क्षेत्र में वो अपनी बहुत बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, भाजपा, कांग्रेस, आप, या फिर आवश्यकता पड़ी तो क्षत्रिय करणी सेना भी एक प्लेटफॉर्म देगी उन सभी वंचित और जो उपेक्षित हैं इन पार्टियों के द्वारा। आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे ताकि जो छात्र धर्म का निर्वहन है वो हम ईमानदारी से कर पाएँ। आप डॉक्टर लिखते हैं, MBBS हैं या PhD? नहीं, मैंने PhD किया है सोशियोलॉजी में और उस PhD की जो वजह है जो मैंने आपको बताया वही एक मैंने। करणी सेना जब बनी बहुत चर्चाओं में रही विभिन्न कारणों से, विवाद उसके एक प्रमुख हिस्से रहे हैं। कुछ फिल्मों का विरोध हुआ, बड़ा उग्र विरोध हुआ, फिर करणी सेना का विभाजन भी हुआ, अलग अलग शाखाओं में बटी। क्या ये सही है? मैं आपको कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ जी। विवादों में करणी सेना इसलिए रही क्योंकि आक्रामकता से प्रत्येक अन्याय का इन्होंने विरोध किया, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में क्षत्रिय समाज का अपमानित करने का कार्य हो या फिर हमारे देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियाँ हो
देवी देवताओं और हमारे जो धार्मिक ग्रंथों उस पर ऐसी फिल्में बनी हों जो बिल्कुल गलत हैं, निंदनीय हैं, तो उन्हें रोकना हम सबका दायित्व है। तो करणी सेना क्षत्रियों का संगठन है, तो छात्र धर्म का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने आक्रामकता से इनको जवाब दिया, क्योंकि ये जो एक सामान्य भाषा है उसमें वो समझते तो है नहीं, तो उनको समझाने के लिए उनके घर में घुसना आवश्यक हो जाता है। तो कई निर्देशकों के घर में हम लोग घुसे हैं, उनकी हमने कुटाई की है, क्योंकि डर के बिना तो क्या, बिना भय के प्रीत नहीं होती। मिश्रा जी, बुरा मत लगाना, कई बार कानून को इसलिए हाथ में लेना पड़ता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके अपमान को रोकने के लिए इन लोगों को इसी भाषा में समझाना पड़ता है, अगर वो समझते नहीं है। तो हमने जो भी किया उसमें हमें गर्व है, आगे भी हम जो करेंगे उस पर भी हमें गर्व है, क्योंकि यदि देश की सर्वोच्च महापंचायत में यदि एक सांसद हमारे स्वाभिमान पे प्रश्न उठाता है, हमारे राणा सांगा के लिए अभद्र टिप्पणी करता है, तो उस व्यक्ति को जवाब देने उसके घर में तो घुसना ही पड़ेगा। तो करणी सेना घुसी। उसके बाद आगरा का मूवमेंट भी आपने देखा। और जहाँ बात आती है कि हमारे मुखिया को मारा गया घर में घुस के लॉरेंस की गैंग के द्वारा, तो लॉरेंस को भी हमने चैलेंज किया, भले वो जो भी हो XYZ, हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, परमात्मा लाता है, परमात्मा ले जाता है, हम उसके बाप से क्यों डरे, हम किससे डरते नहीं, हम मात्र महाकाल से डरते। तो हमने वो सारे मूवमेंट किए जिन मूवमेंटों को हमें करना चाहिए। तो हम कहीं गलत नहीं है साहब, हमने जो भी किया सही किया। और यहाँ भी यदि मैं आया हूँ तो ऐसे ही नहीं आया हूँ साहब, आज तक तो नहीं आया मैं। अब उसी पे आ जाते हैं। आप यहाँ आए, अचानक आपका एक वीडियो संदेश आया। उस वीडियो संदेश में आपने बहुत आक्रामक तेवर दिखाए, वही जिस अंदाज की आप बात कह रहे हैं। आपने कहा कि हम घरों में घुसेंगे। ये भूमिका कैसे बनी, यानी कि तोमर बंधुओं का जो विषय है उससे कैसे एंटाइटल्ड हुए आप? साहब, वीरेंद्र सिंह जो तोमर है वो क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इस प्रदेश का अध्यक्ष है साहब। अब ऐसे व्यक्तित्व के साथ जब इस तरह की अभद्रता होगी, ठीक है, संविधान के दायरे में आप कार्य करो। मैं आया कभी, मैं किसी से बोलने भी नहीं आया, उनमें फरियादें हुई जो कुछ, ठीक है भाई, आरोप लगे हैं, तो जब सिद्ध होंगे वो जेल में जाए, कोई आपत्ति तो। लेकिन यहाँ आरोप लगे और उन आरोपों को सिद्ध कर दिया मीडिया ने ट्रायल करके, ठीक है ना, वो आरोप तो लग गए, मीडिया ने ट्रायल किया और सिद्ध कर दिया और सजा देने का काम कर दिया पुलिस प्रशासन ने। तो फिर न्यायपालिका की जरूरत तो है नहीं हमें। मैं तो सोचता हूँ कि भारत सरकार को बोलता हूँ न्यायपालिकाएं बंद कर दो, क्यों फालतू वकीलों को, वो जजों को आपने रखा हुआ है। बताओ, एक भाई देश की जो है आर्थिक बचत भी हो जाएगी। ये ऐसा माहौल बन गया। ऐसा मेरा देखो, मीडिया का बहुत कर्ज है हमारे पे, पद्मावत से लेकर आज तक मीडिया ने हमें बहुत साथ सहकार, इसलिए मीडिया का मैं विरोध कभी नहीं करता, लेकिन मीडिया से आग्रह जरूर कर सकता हूँ। मेरा यह इस देश का चौथा स्तंभ है कि यदि कोई भी व्यक्ति है, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया उसको ट्रायल करे। यहाँ पर न्यायपालिकाएं बनी हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन आरोप दर्ज करती है और उसके बाद न्यायपालिका उनको न्याय या जो देना है वो न्यायपालिका पे हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, मीडिया का काम है, आप जितने भी तथ्य आपके पास है आप रख दीजिए, लेकिन आज मीडिया ट्रायल करके किसी व्यक्ति को हिस्ट्री शीटर बता देती है, सूतखोर बता देती है। तो मैं तो बोलता हूँ सब, इस छत्तीसगढ़ में मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी जिसमें बड़े बड़े घोटाले बड़े बड़े लोगों ने कर दिए, आज तक किसी का जुलूस नहीं निकला। हमारा जो यहाँ आने का जो उद्देश्य और जो मेरा आक्रोश था, वो अंतरात्मा का आक्रोश था कि इतनी हद तक यहाँ का पुलिस प्रशासन इस परिवार को हैरान कर सकता है। आप समझिए, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सम्मानित है, खारून गंगा आरतियाँ करता था, सनातन धर्म की बात करता था, हजारों लाखों लोगों को साथ में लेके चलता था, उस व्यक्ति पे अचानक इतना सारा अत्याचार क्यों? अच्छा, फरियाद होती है रोहित तोमर पे, ठीक है, और इसका जो है कहते हैं प्रहार पूरे परिवार पे कर दिया जाता है। और तो और सबसे दुख की घटना मुझे लगी, क्या बताऊँ मैं आपको। देखो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे यदि कोई पुलिस अधिकारी हाथ डालेगा तो सर कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमारी छोटी बहू को कस्टडी में इन्होंने अश्लीलता की साहब, उसकी इज्जत पे हाथ डाला वहाँ के TI ने साहब। तो अब ये तो बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। तो ये दो जो मुख्य विषय थे वो मुझे अंदर से हिला गए साहब कि यार नहीं, गलत हो रहा है, ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और उसके बाद जब हमने विरोध किया तो एक और झूठी FIR इन्होंने दर्ज की और राज शेखावत पे की कि इसको दबा दो
पूरा समाज दब जाएगा, आवाज़ नहीं उठेगी। तो यार दबा 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 के कब तक दबाओ इस जनता को? जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता मूर्ख नहीं है, उनके टैक्स से ही तुम्हारी सैलरी आती है और उसी जनता को तुम दबाने का काम कर रहे हो। राजशेखा को दबा दोगे, समाज दबेगा नहीं। और पूरे भारत से यहाँ पे लाखों की संख्या 7 तारीख को आ रही है, तो रोक लेना, ये रोक सके तो जिसको रोकना है। तो परमिशन दे ना दे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमने परमिशन के लिए आवेदन कर दिया है, हमने जगह के लिए आवेदन कर दिया है। परमिशन दोगे तो आपकी मर्जी है, नहीं दोगे तो भी इस सैलाब को इनका बाप भी नहीं रोक सकता साहब, क्योंकि साहब एक लिमिट के भी ऊपर जाके ये अन्याय हुआ है। आज वो बहू का क्या दोष है, उस पर आपने फरियाद कर दी, वो वीरेंद्र की पत्नी पे फरियाद कर दी, उसके भतीजे पे आपने फरियाद कर दी, बच्चों की स्कूल में नोटिस भेजा है साहब। सर क्या बात करते हो, इतने हद तक गिर जाने का सलाह है? उसमें तो गृह मंत्री साहब का निवेदन आता है कि भाई अपराधी को जो साथ सहकार देते हैं वो गिरोह की श्रेणी में आते हैं। अरे साहब, माँ करणी का ये पवित्र संगठन, साक्षात माँ का आशीर्वाद है साहब इस करणी सेना पे, और इसके भक्त को, उनके भक्तों को, इस संगठन को गिरोह कहेगा तो वो ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह पाएगा। और इसका जीता जाता उदाहरण गुजरात वालों से पूछा ना, क्या किया है माँ करणी ने वहाँ पे इनका इलाज। साहब आज तक सीट उनको टिकटें नहीं मिली है। जो मंत्रिमंडल था जिसने हमारी करणी सेना को ख़त्म करने के लिए साजिश रची थी गुजरात में, उसका एक भी वो मंत्रिमंडल नहीं रहा, आज वो ख़त्म हो गया और आज तक उन लोगों को टिकट नहीं मिली है भाजपा के अंदर साहब। तो ये माँ का साक्षात कहते हैं ना, उनका माँ का ये प्रकोप है साहब। तो हमारा कंसर्न इतना ही है कि आप डिफेंड मत करो आपके पुलिस। जिस तरह से आपने गिरोह शब्द का उपयोग किया, जब हमने उसका विरोध किया, हमने आपके नंबर शेयर किए, और जब आपको लगातार फ़ोन आए पूरे भारतवर्ष से, आपने दूसरे दिन आके उसका खंडन किया, हमें अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि इस सनातन के मापदंडों को बिल्कुल एक लेवल पर ले जाने का काम ये करणी सेना कर रही है, हमें अच्छा लगा। उसी तर्ज पर मैं चाहता हूँ कि जो परिवार के साथ अन्याय इन पुलिसकर्मियों ने किया है उनको सजा दी जाए। सर एक बात बताइए, आपने अभी कहा, और मैं उससे सहमत हूँ कि बहुत सारे काम मीडिया ने मीडिया ट्रायल किया, पुलिस ने न्यायपालिका काम किया, पर आपने उसी में एक बात कही कि एक प्रक्रिया होती है। जिन महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, अशालीन व्यवहार हुआ, उन्होंने कोई थाने में शिकायत की, कोई कोर्ट में प्रतिवेदन दिया, कुछ किया है, तो उसका वेट कर लेते। क्या वेट करें साहब, आज 3-3 महीने हो गए, क्या वेट करें, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। आप पूरे छत्तीसगढ़ से लोगों को बुला रहे हो, आओ आओ और फरियाद करो वीरेंद्र तोमर पर, उसके परिवार पे, ऐसे बुला के, ये कहाँ का न्याय है साहब? यानी आप तो इंस्टिगेट कर रहे हो कि भाई आओ और इसको फंसाओ। जब कोई आना नहीं चाहता है तो जबरदस्ती बुला के उन्हें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहब कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अंजाम तक ले जाया गया साहब, उसमें आपको राजनीतिक किन्नाफोरी की बू अवश्य आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही परिवार पर लगातार इतने प्रहार होना, फिर ये तो अब 7-7 एफआईआर एक साथ एक परिवार पे आप लगा रहे हो, घर में 200 पुलिसकर्मी घुस रहे हो, आप बच्चे हैरान है, परेशान है, रात को नींद से उठते साहब बच्चे चिल्लाते बचाओ बचाओ करते हैं। मैंने खुद ने देखा साहब, सब कैसा मानसिक स्तर पर गिरा होगा। तो ये तो सर इस इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर यदि ऐसी अलोकतांत्रिक घटना हो तो सर कैसे चलेगा। अब मानवाधिकार का हनन नहीं है साहब, मुझे बताइए, अपना जो सेक्शन 21 है उसका ये उल्लंघन नहीं है क्या साहब? और खुद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि साहब चाहे मल्टीपल एफआईआर क्यों नहीं हो, आप इस तरह से जुलूस नहीं निकाल सकते साहब। साहब देखो कितनी निर्दयता साहब, वो व्यक्ति बेहोश हो गया है, पानी मांग रहा है और ये निर्दयी लोग उसके पैर पे पैर रख के उसको उठा रहे हैं। अरे ठीक है यार, उस पर एफआईआर हो गई, जो भी हो गया, है तो इंसान ही, वो जानवर तो है नहीं। अच्छा दूसरा, इस देश का नागरिक है साहब, आतंकवादी तो है नहीं कि भाई जो कश्मीर में जैसे आतंकवाद फैलाया, पंजाब में जिन्होंने आतंक फैलाया था उनको तो मार डालो, मैं आऊँगा भी नहीं बीच में। लेकिन ये तो एक इस देश का नागरिक है, छोटी मोटी यदि गलती हो भी गई है उनसे तो न्यायपालिका है, उनको सजा देगी, और सजा यदि मिलेगी तो राजशेखर उनको डिफेंड करने नहीं आएगा मिश्रा जी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा मूवमेंट किया वो नहीं समझ में आया। साथ ही साथ जो बहू है इस घर की, हमारी बहन बैठी है साहब, उसकी इज्जत पे आप हाथ डालते हो, रोती है, बोलती है मत करो, तो बोलती तेरे से वो ये बोली कि भगवान सब देख रहा है, भगवान आपको बख्शेगा नहीं, तो बोले तो भगवान की तो हमें मत दे और तेरे से हो कर लेना। बोले ये शब्द है उस टीआई के साथ, हम कैसे बर्दाश्त करें। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ साहब, ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। इस तरह से परिवार पे आप अत्याचार करते जाओगे तो साहब कब तक ये परिवार अत्याचार से। इसलिए हमारा जो मूवमेंट है साहब समझिए, मैं न्यायपालिका पे प्रश्न नहीं उठा रहा,
जो भी फरियादें हुई हैं, जो भी लोगों ने किए, उसका जो है निर्णय तो न्यायपालिका करे। हमें 1% भी उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। लेकिन हमारा जो विरोध है वो जो अमानवीय कृत्य किया गया रोड पे चलाकर उस व्यक्ति के साथ, प्लस जो एक बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाला गया, हमारे 2 विषयों पे हम लोगों ने पूरा मूवमेंट प्लान किया है। 7 दिसंबर को समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है और पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में हो रहा है। क्षत्रिय स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता न्याय महापंचायत का आयोजन साहब, और रायपुर में ही होगा और ऐतिहासिक होगा। और उस दिन हम हमारी जितनी भी मांगे, SIT के गठन से लेकर जितनी भी मांगे जो भी निलंबन करना है पुलिसकर्मियों को, उन मांगों पे इस सरकार को झुका के ही मैदान छोड़ेंगे सर। लेकिन एक चीज़ बताइए सर, आपकी बातें थोड़ा सा मैं एक जगह समझ नहीं पा रहा हूँ। एक जगह आप कहते हैं जहाँ अस्मिता और सम्मान की बात होगी वहाँ लड़ना ज़रूरी है क्योंकि भाषा नहीं समझते। फिर आप कहते हैं कि नहीं, न्यायपालिका का अपना स्थान है, कार्यपालिका का अपना स्थान है, वो अच्छे से करें, ढंग से करें। सर आपको परमिशन अभी मिली नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं मैं तो रैली निकाल कर रहूँगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई गतिरोध हो जाए तो आप जवाबदेही लेंगे? सब लेंगे नहीं, उसको सर आँखों पे रखेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है साहब, ये जो महापंचायत है, ये भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, इस देश के नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात रखने के लिए इस मैदान में उतर सकता है, सरकार के सामने बात रख सकता है। हमने लिखित में उनको भेज दिया है। प्रत्येक जिले से लिखित में हमारे आवेदन जा चुके हैं, सरकार को, प्रशासन को, मानवाधिकार को, सबको जा चुके हैं। अब उसके बावजूद हमने इनको समय दिया, 20-25 दिन का समय है ना साहब। हमने घोषणा की, आज 10 दिन हो गए और अभी 15 दिन बाकी है साहब। यदि इतने दिनों में यदि इनके कान में जूं नहीं रेंगती है तो साहब फिर हमें, हमारा जो तरीका है आंदोलन के माध्यम से जो हमें हमारी बात रखनी है आक्रामकता से, वो तो हमें रखेंगे। रहा साहब परमिशन, मैंने कहा परमिशन के लिए हम इनके भरोसे नहीं बैठे। न्यायपालिका भी वो भी डायरेक्शन देगी इनको, बाकी कार्यक्रम तो साहब इधर ही होगा। और हर मोर्चे पे, चाहे वो कानूनी मोर्चा हो, चाहे वो कूटनीति का मोर्चा हो, हमारे जो राजनीतिक जो हमारे लोग विशेषज्ञ उनका मोर्चा हो, चाहे इस मैदान में आंदोलनात्मक मोर्चा है, सभी मोर्चों पे आज करनी सेना और सभी क्षत्रिय संगठनों को साथ में लेके कार्रवाई चल रही है साहब। इसलिए आप निश्चित रहिए, परमिशन तो 1,00,000% मिल ही जाएगी, लेकिन 1% नहीं भी मिलती है ना साहब, तो भी यहाँ लाखों की संख्या में क्षत्रिय आएगा और इनकी ताकतों से भी रोक के दिखा दे, क्योंकि ये क्षत्रियों का जुमूर आ रहा है साहब। कोई आम व्यक्ति नहीं है, जिनके पूर्वजों ने न्याय अधिकार के लिए, नारी की अस्मिता के लिए, गायों के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने परिवार बलिदान कर दिए, जिन्होंने इतिहास रच दिए, ये उनके वंशज हैं सारे के सारे। तो आप न्याय अधिकार के लिए आ रहे और कोई गलत काम के लिए यहाँ नहीं आ रहे और अपनी बात रखने आ रहे। मैंने घर में घुस के जवाब देने की बात इसलिए की थी कि ये भी घर में ही घुस के और हैरान परेशान करके गए। इनके परिवार को भी पता चलना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि भाई जब लाखों की संख्या में क्षत्रिय तुम्हारे घर के आसपास आके बात रखेगा तुम्हारी, कभी हमारी मांगे यहीं सुनो, हम कार्यालय में नहीं आएंगे आपके पास, आपके घर पे आएंगे, क्योंकि आप भी घर पे आए। आपने जब फरियादें की तो आपको घर में घुसने की क्या आवश्यकता थी? आप उस व्यक्ति को, आपके पास वो साधन संसाधन है, सोर्स है, कैट है, हम उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते उठा लेते। हमने रोका क्या आपको? उठाते वीरेंद्र को, उठाते राहुल को, तो डर के हमारे बेचारे चले गए। बाकी ये भी तो इतने बड़े सामाजिक संगठन के मुखिया, ये भी हाजिर हो जाते, लेकिन जो माहौल था, जो राजनीतिक मूवमेंट चल रहा था, तो हर कोई डरेगा। मिश्रा जी इंसान है, ठीक है, अब सब राज शेखा होता है नहीं कि गुजरात से चल के यहाँ पे आके गिरफ्तारी दे देंगे, है ना। क्योंकि हम तो क्या है, सिंपल बात है कि साहब यदि हमने गलत किया हो तो हम डरे, ठीक है, और उन तोमर बंधुओं ने यदि गलत किया भी है तो न्यायपालिका उनको जो भी है सजा दे तो सजा दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया का एक धड़ा इस बात को इस ढंग से दिखा रहा है, बता रहा है कि आप अपराधी को या एक बहुत बड़े क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले, बैकग्राउंड रखने वाले 2 भाइयों को बचा रहे हैं। देखो, विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने दी है। मैं न आज मीडिया का विरोध करना चाहता हूँ, न मैं कल करूँगा, न मैंने भूतकाल में किया। मैंने कहा ना, कर्ज है हमारे पे, मीडिया को जो दिखाना हो दिखाए। और मुझे इतना बड़ा विश्वास है कि यदि इन्होंने गलत किया है ना, तो न्यायपालिका इनको सजा देगी, और जिस दिन सजा देगी उस दिन राज शेखर इनका स्टैंड नहीं लेगा साहब। मैं फिर कहता हूँ आपको,
तो मीडिया ट्रायल कर रहा है और उनको ऐसा लग रहा है, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैंने पहले ही ये साफ कर दिया था कि हमारी बहू बहन बेटियों की इज्जत पे यदि कोई पुलिस अधिकारी हाथ डालेगा तो उसको जवाब देने तो हम लोग मैदान में उतरेंगे। बाकी इन पे जो एफआईआर है वो तो न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय ही उसका निर्णय करेगा, हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है। इन पे जो भी एफआईआर हुई है न्यायालय जाने, वो फरियादी जाने, ये पुलिस जाने, उसमें नहीं पढ़ना है। हमारा मकसद इतना ही है कि न्याय जो है वो न्याय है या फिर जो भी कार्रवाई है वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए। और ये आज इनके साथ हुई है मिश्रा जी, कल आपके साथ भी होगी, परसों किसी और के साथ भी होगी। ये जो प्रक्रिया, इसे रोकने के लिए ये मूवमेंट है। आप समझिए कि भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी कस्टडी में किसी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ ना डाले, उसे डर होना चाहिए कि साली करनी से ना घुस जाएगी या कोई भी क्षत्रिय संगठन घुस जाएगा या कोई भी क्षत्रिय या जो भी सर्व समाज का जो संगठन है वो घुसेगा और साला मेरी नौकरी खा जाएगा। देखो साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह हम जा रहे हैं, हमारा मूवमेंट चालू है, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। इनकी यदि हमने नौकरी नहीं खा ली तो हमारा नाम भी करणी सेनानी साहब, खा जाएंगे नौकरी, क्योंकि गलत किया। और जो गलत करता है ना साहब, उसका साथ किसी को नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने गलत किया है, तो उनकी फरियादें भी हुई, उन पर आरोप भी लगे हैं और न्यायपालिका उस पर अपना कार्य कर भी रही है, आगे भी करे। और कई तो केस में वो बरी हो गए। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, मैं भेजूंगा आपको, स्पेशली मीडिया को भेज देना कि ये जो जिस इसमें आप कह रहे हो कि उन्होंने रेप किया, उन्होंने वो किया, साहब उसमें बरी है, वो 22 बरी हुए हैं साहब। तो वो 22 बरी हो गया तो फिर अभी भी आप वही रेप अपने डर लगा रखा है। तो कम से कम न्यायपालिका का निर्णय का इंतजार कर ले। मेरा ये आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से मीडिया से भी आग्रह है मेरा, और मेरा उन पुलिस वालों से भी आग्रह है कि भाई आपका काम है आरोप पर जांच करना, आप निर्णायक नहीं हो और आपको सजा देने का अधिकार किसी ने। इतना गंदा टॉर्चर किया इन बहन बेटियों को, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना गंदा टॉर्चर थोड़ा सा एक सवाल है मेरा और अंतिम ही है, मानिए। एक अभी जेल में है और एक अभी फरार है। आप विरोध प्रदर्शन करने ही वाले हैं, आप दृढ़ी हैं कि मैं करूंगा। क्या आप ये बता सकेंगे कि यदि आपसे ये अपेक्षा की जाए कि जो दूसरा फरार है उसे कानून की शरण में ले आएं, तो क्या आप कोई मदद करेंगे? नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी। मौजूदा जो परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह से एक सीएसपी द्वारा, जो कि जनार्दन है इनके, उन्होंने ये कहा है कि हम रोहित का एनकाउंटर करेंगे, वीरेंद्र तोमर से कहा है उन्होंने। अब इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है, हम न्यायपालिका के पास न्यायालय पे जाए या इन जो आक्रांता हैं जो वाइट कॉलर में अपना काम कर रहे हैं उनके पास जाए? क्योंकि भाई वो इस देश का युवा है, इस प्रदेश का युवा है। एक तरफ यहाँ की सरकार नक्सलाइट को ख़त्म करने के लिए उन्हें नगद राशि का पुरस्कार दे रही है, यानी नक्सलाइट फ्री छत्तीसगढ़ करने के लिए वो लगे हुए। दूसरी तरफ इस प्रदेश के युवा के साथ इतनी प्रताड़ना हो रही है, उसके परिवार पे लगातार प्रहार हो रहा है, तो ये भी तो मुमकिन है कि ये जो युवा हैं ये भटक सकते हैं। तो ये दोहरी जो एक मानसिकता है सरकार की, उसको भी आपको उजागर करना चाहिए कि इस तरह से यदि आप अत्याचार करोगे, पुलिस दमन करेगी इस तरह से, तो हो सकता है कि आप नक्सलियत ख़त्म नहीं, आप उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस वक्त, इस समय जो समय की जो मांग है, तो इस समय मेरे हिसाब से रोहित को अभी हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो इंतरिम बेल लेगा, इंतरिम बेल लेके बिल्कुल बाकायदा मान सम्मान के साथ वो हाजिर होगा ना, ताकि गिरफ्तारी की आवश्यकता ना भाई, सुप्रीम कोर्ट जब बेल दे देगी फिर आवश्यकता नहीं ले, वो सारी गतिविधियाँ जो हमारे वकील साहब वो कर रहे हैं, और जब इंतरिम बेल मिल जाएगा तो बाकायदा इज्जत के साथ आके वो अपने हाजिरी देगा यहाँ पे और मीडिया की उपस्थिति में देगा, क्योंकि इनका भरोसा थोड़ी है साहब। जब बोल रहे हैं कि एनकाउंटर करेंगे तो साहब हमें तो हमारा जो भी है परिवार का सदस्य है वो उसको मरते हुए थोड़ी दे सकते हैं। ये भारत है जहाँ हम रहते हैं और हर भारत जो है विभिन्नताओं का समुच्चय है। क्षेत्रवाद अगर एक विभेद के रूप में न जाए तो बहुत प्यारी चीज़ है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन क्या आपने इस बात को महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में एक समूह है जो डिवाइड के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स साध रहा है? यहाँ आने के बाद जब मुझे ये जानकारी मिली कि भाई एक समूह है, यहाँ एक संगठन ऐसा चल रहा है जो प्रांतवाद को भड़का रहा है कि परप्रांतीय है, यहाँ का स्थानिक है, परदेशिया, हाँ परदेशिया या परप्रांतीय, जो भी एक्सवाइजेड। यार
मैं उस समूह के मुखिया से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यार वैसे हम कई भागों में बटे पड़े हैं, ये सनातनी वैसे एक टुकड़ों में बटा पड़ा है, इसके और टुकड़े न किए जाए। और जो भी प्रमुख है उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि यार हम सनातनी एक साथ यदि किसी भी मूवमेंट को करते हैं तो शक्ति बढ़ती है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से विरोध कर रहे हैं लोग प्रदेशियों का, ये बंद करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साहब, 1 साल दे दो मुझे आप, इस छत्तीसगढ़ में मैंने यदि ये चीज़ खत्म नहीं कर दी तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। आपने मैं पॉलिटिक्स गाँव की जाऊँगा साहब, देखो मैं अच्छे बताता हूँ, आप तो खैर जा ही रहे हैं, आप तो मैं गाँव नहीं, अभी गाँव में इसके बाद भी मैं करणी सेना के प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्यों उन सभी क्षत्रियों को एक मंच पे ला रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ में, जिसकी आप बात कर रहे हो साहब, वो भी कुर्मी क्षत्रिय हैं और 26% संख्या इस छत्तीसगढ़ में रखते हैं वो लोग, जिनका ये समूह है। मैं उनको हमारी करणी सेना में स्थान दूंगा क्योंकि वो भी हमारे क्षत्रिय हैं। और जब तक हमें सत्ता में स्थापित होने की, जब तक हमारी जो हमारा विज़न है उसके लिए हमें वोट तो चाहिए साहब। और वोट के लिए हमें उन सभी क्षत्रियों को, क्योंकि हम क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, सत्ता में स्थापित करने की बात कर रहे हैं, छत्र धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो 26% क्षत्रिय प्लस जो 8% परदेशीय और स्थानिक क्षत्रिय जो यहाँ के जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो तो ओबीसी में है, तो यदि एक साथ आते हैं तो यहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदलने की पूरी क्षमता है हमारी। तो मैं इस विज़न को लेके आने वाले समय में साल भर 1.5 साल तक मैं पूरे गांव भ्रमण करूंगा और इनको मैं जागृत करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर ये जो प्रांतवाद है वो बहुत बड़े स्तर पे हम लोग साइड में, जैसे गुजरात में हमने किया वैसे यहाँ भी हम। आखिरी एक प्रश्न है, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, आपके पास भी व्यस्तता है। आपने कई बार कहा है कि राजनीति महसूस होती है, राजनीति महसूस होती है जो कुछ भी कार्रवाई हुई। क्या आप किसी दल का नाम लेना चाहेंगे? सरकार है भाजपा है सर, भाजपा के ही व्यक्ति विशेष के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, भाजपा के एक सांसद द्वारा 5 करोड़ की मांग की जाती है कि मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। उनके कोई साथी आते हैं, परिवार से मिलते हैं, फिर परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके बंगले पे जाते हैं, दिल्ली में बंगले पे बुलाते हैं, डील होती है, पहली किस्त 50 लाख रुपए की होती है, 30 लाख दे दिया जाता है, उसके बाद भी गतिविधि रुकती नहीं है, तो परिवार सहम जाता है कि लाएंगे कहाँ से, पैसा वैसे ही नहीं है अपने पास, तो क्योंकि जो भी था वो तो ले गए ये लोग यहाँ से निकाल के। तो परिवार सत्ते में आ गया तो परिवार ने बाकी का जो 20 लाख नहीं दिया तो और प्रताड़ना शुरू हो गई। तो ये जो भाई आप समझने की कोशिश करो, उसके बाद जब करणी सेना इसका विरोध करती है तो हमारे गृह मंत्री साहब फूले आते हैं, कभी ये एक गिरोह है, ये फलाना है, ढेकड़ा है। तो साहब समझ, जब गृह मंत्री साहब एक छोटे से एक मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक किन्नाखोरी साफ सुथरी दिखाई तो दे रही है। और मैं नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है साहब, मैं अकेला नहीं कह रहा। हमारे यहाँ अभी जितने भी बड़े बड़े जो आगेवान आए यहाँ पे, बैठे यहाँ पे आके, उन्होंने यही तो कहा कि राज शेखावत जी, एक आम जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो ऐसी नहीं होती है, वो नॉर्मल होती है, आते हैं जमात देते चले जाते हैं। जैसे मेरी हुई जमात में आया, मेरी पे जो बेलेबल ऑफेंस था उन्होंने नोट किया, मेरी साइन करवाई, मेरे को बेल देकर तो छोड़ दिया। जनरली वही होता है एक बेलेबल ऑफेंस में, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा जो तंत्र है वो इस तरह से गिर गया है जैसे कि इस परिवार को इन्होंने खत्म ही कर देना है। तो ये पूरी घटनाक्रम को यदि हम देखें और जनता का हम रिव्यू, आप तो पत्रकारिता से हैं, आप तो खुद समझ सकते हैं जनता से, आप खुद मुझे बताएंगे इसमें राजनीति लगी हुई है। तो ये राजनीतिक जो मूवमेंट है उसे रोकने के लिए हमारे पास एक हथियार है, वो है हमारे जब ये चुनाव आएंगे जब विधानसभा के, यदि ये न्याय नहीं देते, मैं आपको फिर कहता हूँ, यदि ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार यदि इस परिवार को न्याय नहीं देगी साहब, मैं चैलेंज करता हूँ साहब, क्षत्रिय वोट नहीं करने दूंगा इनको। और मात्र गुजरात इधर क्षत्रिय नहीं साहब, मैं 22 राज्यों में हूँ, मैं 22 राज्यों में इनको हिला के रख दूंगा साहब, क्योंकि अन्याय के सामने एक ही हथियार इन पर लागू होता है कि ब्रह्मास्त्र इनके लिए, वोट की चोट। तो साहब आवश्यकता पड़ी, न्याय नहीं मिला तो साहब मैं फिर कहता हूँ गांव जाके समस्त क्षत्रियों की दाजम पे लाऊंगा और इनको कुलदेवी की कस्में खिलवा के मैं इस भाजपा सरकार का बहिष्कार करवा दूंगा। और मुझे वो करवाना आता है, लोकसभा में ही मुझे देख चुके हैं। पुरुषोत्तम के जो घटनाक्रम हुआ, पगड़ी का जो घटनाक्रम हुआ, लोकसभा में 400 कर रहे थे, अब 240-41 में सल्टा दिया। ये वही क्षत्रिय है और ये माँ करणी की कृपा से सब हुआ है साहब, ठीक है। तो ये माँ करणी के भक्तों पे यदि अत्याचार करेंगे तो माँ करणी इनको नहीं बख्शेगी साहब। और केंद्र सरकार जानती, सब माननीय मोदी साहब भी जानते हैं कि राज शेखावत एक ईमानदार आदमी है, एक फौजी आदमी है, जो न्याय की बात करता है, जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करता है। तो हमारा जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सकारात्मक है
हम किसी को नुकसान पहुँचाने देते। मैंने कहा सांसद महोदय इन्वॉल्व है, आप नाम लेना नहीं चाहेंगे अरे उनका? साहब क्यों उनकी राजनीति खराब करवा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो 30 लाख दे जाएं और इस केस में अब राजनीतिकरण ना करें। आप समझिए, मैं मुझे क्यों क्या, मैं तो उसमें अच्छा, आप सांसद का जिक्र कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, पर आग्रह कर रहे हैं भाई वो 30 लाख पहुंचा दो। 30 लाख को पहुँचा। आप जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस आधार है आपके? अरे साहब प्रूफ है सारे, लेके बैठूंगा जिस दिन लगेगा तो। प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, फोटोग्राफ्स है मेरे पास, वीडियो है हमारे पास। क्या बात करते हो साहब, ऐसे थोड़ी हम लोग काम करते हैं। हमारी जो लीगल टीम भी तैयार बैठी है, सिर्फ उनको हरी झंडी दूंगा जिस दिन उस दिन मूवमेंट शुरू। हमारा तो जो होगा हम देख लेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो है ही क्या जो तुम लूट लोगे, लेकिन तुम्हारा तो पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म, तुम्हारा तो सभी कुछ खत्म ना। हमारा पास तो क्या है साहब, है ये सफ़ेद वस्त्र, एक पगड़ी है और ये थोड़ा सा कुछ है, वो लूट लेना, जेल में डाल देना, एनकाउंटर कर देना। लेकिन आपको तो सल्टा ही देंगे पूरा का पूरा, और कई सल्टेंगे साहब, एक नहीं, क्योंकि उसमें लाइन कई लोगों की जुड़ी हुई उसमें, क्योंकि जिस हिसाब से मूवमेंट चला है तो कई 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 नेता इसमें इन्वॉल्व है, तो सब सल्टेंगे इसमें। मैं तो चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई वो परिवार बेचारा भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उससे उनका जो पैसा लिया है वो वापस लौटा दो और आप अपना जियो, हमें जीने दो। और इस कार्य में राजनीति जो आपने किया है मूवमेंट, उसको बंद कर दो और प्रशासन को आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे अब किसी को हैरान ना करें। यदि अब आपने गलत एफआईआर कर दी तो साहब 7 तारीख को तो मैं अब सोच नहीं सकते वो कर जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि अब यदि ये दबाने की राजनीति करेंगे, हमारे पे लगातार हमको दबाने की कोशिश करेंगे, तो हम दबने वालों में से नहीं है। बहुत दबा लिया आपने लोगों को, हम तो लड़ने वालों में से हैं। और राज शेखावत एक नहीं है साहब, ये हजारों राज शेखावत है और उनको आप रोक नहीं पाओगे। और हमारा जो, मैंने फिर कहा, हमारी जो मांग है वो यही है कि सत्ता का दुरुपयोग रोका जाए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज शेखावत। मिश्रा जी बहुत ये थे डॉक्टर राज शेखावत। जो कुछ इन्होंने कहा वो आपने देख लिया, सुन लिया। कहीं पे आपको लगे कि फिर से सुनना चाहिए तो एक बार और सुन लीजिएगा, पर अपने आप में सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं। सार संक्षेप कुछ ऐसा है कि इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ बातें हैं जिसको लेकर ये कार्रवाई चाहते हैं। जाहिर है उसमें जो लोग इनके कथनानुसार दोषी हैं, आरोपी हैं, वो पुलिसकर्मी हैं और उन पर कार्रवाई हो। इसके इतर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे एसआईटी जैसी बातें। तो बहरहाल ये मुलाकात यहीं तक, फिर किसी दिन किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम, बहुत शुक्रिया।